ऑलवेज वांटेड कि मुझे बस इतने से पैसे नहीं कमाने, आई वांट अ लॉट ऑफ मनी। लेडीज को अपने घर पे रहते हुए कोई ब्रांड स्टार्ट करना चाहे तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? यू कैन यूज लिंक्डइन, यू कैन यूज इंस्टाग्राम, फेसबुक। अगर हम फैशन की बात करें, फैशन इंडस्ट्री की या ब्यूटी इंडस्ट्री की, कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट है या कोई आपका अपैरल ब्रांड है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक। मैंने टिकटॉक पे बहुत ज्यादा सेल्स होती हुई देखी है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दीज 3 प्लेटफॉर्म्स। और अब तो इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन भी आ चुकी है, तो यू कैन अर्न फ्रॉम दैट टू। मतलब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से भी अर्न कर सकते हो। मिडिल क्लास में या किसी लोअर मिडिल क्लास में कोई बंदा अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहता है तो उसका सबसे पहले जो मसला आता है वो कॉस्ट का आता है। तो कितने पैसों की जरूरत होगी? कौन सी ऐसी मेन मिस्टेक है जो ब्रांड्स कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका कस्टमर लूज हो जाता है? अगर आज मैं आपको 5 लाख रुपया देता हूँ तो आपको एक ब्रांड जीरो से स्टार्ट करना है और उसको स्केल करवाना है, तो कैसे आप उसका रोड मैप बनाएंगे? Zofishan Amen is the Chief Revenue Officer at InvoZone, where she leads sales, marketing, and revenue growth. Alongside her corporate career in technology, she is also the co-founder of apparel brands Kiddo and Loki, and co-founder of Blusha. With experience spanning technology, business, and the fashion and apparel industry, she has built teams, launched brands, and worked across different stages of business growth, from scaling established businesses to building consumer brands from the ground up. Today, she joins us to talk about her journey across tech and fashion, what it really takes to build and grow an apparel brand, and the lessons she's learned navigating entrepreneurship along the way. चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ना, ही इज नॉट ओनली रेलेवेंट टू सेल्स ओनली। उसका काम होता है सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ एनी कंपनी। और वो ग्रोथ सिर्फ सेल्स से नहीं आती है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें मार्केटिंग आ जाता है, उसमें कस्टमर सक्सेस मैनेजमेंट आ जाता है, उसमें डिलीवरी आ जाता है। मुझे लगता है अगर आपके पास पर डे के 500 ऑर्डर्स आ रहे ना, दैट इज द टाइम जब आपको फिजिकल आउटलेट की तरफ जाना चाहिए। कोई भी ब्रांड 1 महीने में 2 महीने में बिल्ड नहीं होता। इट मिनिमम टेक्स 2 इयर्स। फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करना, वर्क लाइफ को भी बैलेंस करना, तो ये कितना डिफिकल्ट हो जाता है एक वुमन के लिए? आपने मेरे दिल का सवाल पूछ लिया। अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। कामरान, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिस, मैं भी ठीक। अच्छा मिस, बिफोर वी टॉक अबाउट ब्लशा, इन्वोजोन, किडो, इन ब्रांड से हट के हु इज ज़ोफिशान फुरकान? अच्छा, ज़ोफिशान फुरकान is not any other than a layman, but I'm a little curious person right from start. बचपन में ना मुझे I am not very much interested in science and all stuff. मेरे अब्बा डॉक्टर थे, but I never wanted to be a part of this profession क्योंकि which I ended up being a 24/7 working person क्योंकि वो सारा टाइम काम करते थे। तो I was more attached to the art side, but क्योंकि हमारा कल्चर होता है कि आपने साइंस लेनी है, वो पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो इस सब में फिर आई ग्रू अप। बट मैंने अपनी बैचलर डिग्री भी साइंस में नहीं ली थी। आई स्विच्ड, मैंने फिर BFA किया, मैंने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में अपना बैचलर्स किया। बट ऑन द अदर हैंड ना, मेरे अब्बा क्योंकि 5 बिजनेस डूब चुके थे, उन्होंने 5 दफ़ा ट्राई किया अपनी पूरी ज़िंदगी में, बट ही कुड नेवर मेक इट। सो आई ऑलवेज वांटेड कि मैं भी करके देखूँ। Why is the reason कि he was never able to do it. He is a very good doctor. He's an amazing person. अल्लाह ने उनके हाथ में बहुत शिफा दी है. But the one thing that he couldn't do is ना, वो बिजनेस नहीं खड़ा कर सके। और उन्होंने हर इंडस्ट्री में ट्राई किया, but he couldn't. So I always wanted to do this, and I always wanted कि मुझे बस इतने से पैसे नहीं कमाने. I want a lot of money, and I always wanted कि लोग मुझे जाने। ठीक है। तो किस चीज़ ने ज़ोफिशान को पुश किया? मतलब मोस्टली अगर हम पाकिस्तान में बात करें लड़कियों का, आपको भी पता होगा कि एक बेसिक सा फंडामेंटल है कि वो सेम रूटीन फॉलो करती हैं, लेकिन किस चीज़ ने आपको पुश किया कि आप एक बिजनेस लेडी बनी और आज काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर रही हैं? अच्छा, मैं तो लाहौर से नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम हरिपुर, इट्स नियर एबटाबाद, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे तो फीमेल एजुकेशन का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एंटरप्रेन्योर तो बहुत ही दूर की बात है। बट माई ग्रैंडफादर ही वाज इन आर्मी, उन्होंने मेरी फूफू को पढ़ाया, मेरी अम्मा को भी शादी के बाद पढ़ाया। तो ही वॉज एन इंस्पिरेशनल फिगर फॉर मी ऑलवेज, बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड हिज ओन सन्स एंड हिज ओन डॉटर्स कि वो बिजनेस करें, वो बिजनेस में जाएं, क्योंकि वो आर्मी के बाद ना, रिटायर होने के बाद उन्होंने बिजनेस किया था, बट उनमें से कोई भी नहीं कर पाया। तो ही वॉज ऑलवेज माई इंस्पिरेशन फॉर मी। और दूसरी चीज़ ये थी क्योंकि हरिपुर का एक कल्चर था, बस 18 साल की होगी शादी कर दो, बट आई डोंट वांट यू टू डू दिस यार, मुझे कुछ करना था, समथिंग डिफरेंट। सो दैट इज हाउ आई इवॉल्व्ड इनटू दिस डोमेन। तो आपकी अगर मेन डोमेन की बात की जाए तो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? अच्छा, I have multiple hats right now. So I'm a chief revenue officer in InvoZone.
उसके अलावा आई एम अ को फाउंडर ऑफ ब्लशा विच इज़ अ ब्यूटी एप्लीकेशन फॉर और सैलून इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है. इट्स लाइक अ बहुत बड़ा गैप. उसके अलावा आई एम अ को फाउंडर ऑफ 2 अपैरल ब्रांड्स. One is Loki, and that is for adults, and the other one is Kiddo, that is for masses and for kids. तो सीआरओ का अगर ओवरऑल रोल डिस्कस किया जाए तो आप इन्वोजोन की सीआरओ जैसे तो Yeah. इसका बेसिकली रोल क्या होता है? अच्छा, सीआरओ का रोल ना, मैं अगर पाकिस्तान या इंडिया की बात करूं तो इसमें ना ये वाला रोल इतना एग्जिस्ट नहीं करता. बट क्योंकि इन्वोजोन के थ्रू हम यूएस की मार्केट को, यूरोप की मार्केट को टारगेट करते हैं, वहां पे है, सिलिकॉन वैली में है. तो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ना, ही इज नॉट ओनली रेलेवेंट टू सेल्स ओनली, ठीक है. उसका काम होता है सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ एनी कंपनी, ठीक है. और वो ग्रोथ सिर्फ सेल्स से नहीं आती है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं. उसमें मार्केटिंग आ जाता है, उसमें कस्टमर सक्सेस मैनेजमेंट आ जाता है, उसमें डिलीवरी आ जाता है, क्या प्रोडक्ट डिलीवरी क्या है. और जब इन तीनों की एक जो ब्रिज होता है ना, वो होता है CRO. दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली टू ओवरलुक दिस कि अच्छा हमारी मार्केटिंग एफर्ट्स जो है, क्या वो हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ कोरिलेट कर रही हैं. हमारी जो कस्टमर सक्सेस मैनेजमेंट है, इज इट वर्किंग फाइन, हमारा क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई है, इज इट गोइंग, वुड ही कम बैक और नॉट. उसके अलावा जो हम डिलीवर कर रहे हैं, इज इट एज पर क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन और नॉट. सो दैट इज हाउ माई रोल इन इन्वोजोन एज अ CRO. इंटरेस्टिंग. अच्छा, अगर आपके अपने ब्रांड्स की बात की जाए, जैसे ब्लशा की, किडो की, जो आपने ही स्टार्ट की है जीरो से, तो उनको, उनके पीछे आपका क्या पर्सपेक्टिव था? उनको, उन ब्रांड्स को बिल्ड करने के पीछे का मकसद क्या था, जब आप एक काफ़ी अच्छी पोस्ट पर अभी मौजूद है? यस, अच्छा, फैशन गीक तो मैं हूँ, बिकॉज आई एम अ फैशन फॉरवर्ड पर्सन. मुझे स्टाइल करना, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना हमेशा से बहुत पसंद था. बट द वन थिंग दैट आई ऑलवेज सी इन पाकिस्तान ना, कि हमारे पास 1000 किस्म के अपैरल ब्रांड्स हैं. अच्छा, किड्स में तो बहुत कम है. अगर मैं किडो की बात करूँ ना, तो हमारे पास बहुत थोड़े बच्चों के ब्रांड्स हैं जो कि आपको कॉस्ट एफिशिएंटली एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी कट लाइन्स अच्छी हैं, आपको डिज़ाइन अच्छे मिल रहे हैं. तो आई थॉट कि ये अच्छा खासा गैप है, आई शुड डू दिस. और मेरा अपना बच्चा हुआ ना, तो मुझे ज़्यादा रियलाइज हुआ कि अच्छा, आई हैव टू स्ट्रगल फॉर रिजलान की शॉपिंग. तो मैं बजाय इसके कि बाहर से शॉपिंग कर करके ला रही हूँ, व्हाई नॉट माई ओन ब्रांड. सो दैट्स हाउ किडो के ऊपर मैं किडो लॉन्च कर लिया. एंड देन लोकी, उसमें ये था कि अच्छा, मॉडेस्ट फैशन हमारे पास नहीं था, मॉडेस्ट कट लाइन्स नहीं है जो बहुत ही अच्छी सी हो, अपीलिंग भी हो, बट एट द सेम टाइम दे आर मॉडेस्ट. सो दैट इज हाउ लोकी इवॉल्व, और लोकी को मैंने शेप दिया. तो किस चीज़ ने आपको पुश किया? मतलब पाकिस्तान में और भी बहुत सारे ब्रांड इस टाइम पे काम कर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि यार इंडस्ट्री में इस चीज़ का गैप है, लेकिन आपने इस गैप को कैसे फाइंड किया पहले तो, और फिर उस पर ही वर्किंग करने का क्यों सोचा? क्योंकि मोस्टली अगर हम पाकिस्तान में बात करें कपड़ों को लेके, लेडीज़ के खास तौर पे, तो बहुत ज़्यादा जज किया जाता है. तो आप एक मतलब इस तरह का ब्रांड चला रही हैं जो पाकिस्तान में मतलब यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके पीछे का क्या पर्सपेक्टिव था? अच्छा, पाकिस्तान में ना अब नाउ दिस ट्रेंड कमिंग ऑफ कॉर्पोरेट, ठीक है, लोग, लड़कियां, औरतें, खवातीन सब काम करने जा रही हैं. यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी खासी फीमेल हैं जो काम कर रही हैं. एंड नॉट एवरीवन वांट्स टू वेयर द सेम थिंग जो कि अभी चल रही है. डिफरेंट नहीं है ना, कोई डिफरेंट कट लाइन नहीं है, मॉडेस्ट फैशन नहीं है पाकिस्तान में. या तो वो बहुत ही आपको एक गोरा किस्म का फैशन दिख जाएगा, या वो बहुत देसी चीज दिख जाएगी. वेयर इज दिस मिडिल पॉइंट ना, ठीक है. अब जो ब्रांड्स हैं, देयर, मैं नाम नहीं लूंगी, बट दे आर सो एक्सपेंसिव. लाइक एक नॉर्मल मिडिल क्लास से हायर मिडिल क्लास बंदा कैसे खरीदे उनको? नहीं, तो आपने इस चीज को कैसे मैनेज किया हुआ है कि आप उस तरह की क्वालिटी भी देना चाह रही हैं और प्राइस टैग को भी? दिस वाज द चैलेंज फॉर मी बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वालिटी अगर आप दे रहे हो तो मुझे तो कॉस्ट अच्छी खासी पड़ रही है, ठीक है. राइट नाउ आई एम नॉट, आई वोंट से कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ इसमें से अर्न कर रही हूँ, बिकॉज राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी, बिल्डिंग पीपल कि जो हु कम बैक टू मी, हु बाय फ्रॉम माई ब्रांड. सो या, इंटरेस्टिंग. अच्छा, अगर अब बात की जाए आपके मतलब किसी पाकिस्तानी नॉर्मल लेडीज़ को लेके, जिस तरह बहुत से लोग बाहर आउटसाइड जाके जॉब्स नहीं कर सकते, तो आप उनके लिए इंस्पिरेशन में भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बन सकती हैं. लेकिन अगर उन लेडीज़ को अपने घर पे रहते हुए कोई ब्रांड स्टार्ट करना चाहे, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी? अच्छा, मैं ना यूजुअली भी, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे सोशल्स पे ये वाली क्यों आती है, हम घर पे होते हैं, वी वांट टू डू समथिंग, तो हम कैसे करें? तो मैं उनको सिर्फ ये बात करती हूँ कि ट्राई टू बिल्ड योर इंस्पिरेशन, अपनी इंस्पिरेशन बिल्ड करो, अपना एक नीश ढूंढ लो. अच्छा, मैंने इस नीश में काम करना है, आई वांट टू वर्क ऑन फ्यूजन,
ठीक है, वेस्टर्न ईस्टर्न के फ्यूजन में काम करना चाहती हूँ, यू डू नॉट नीड टू लॉन्च 25 आर्टिकल्स और थाउजेंड्स ऑफ एमओक्यूज, नहीं, जरूरी नहीं है, इतनी बड़ी इन्वेंट्री बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। यू कैन हैव 5 आर्टिकल्स और 10 की इन्वेंट्री या नो इन्वेंट्री ऑन ऑर्डर भी आप प्रोडक्ट ऑन ऑर्डर भी कर सकते हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि मोस्टली अगर देखा जाए पाकिस्तान में खास तौर पे जो भी कोई बंदा अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने जाता है ना, वो सबसे पहले कपड़ों को टारगेट करता है। तो आपको नहीं लगता कि इस मार्केट में पहले ही सैचुरेशन इतनी ज्यादा है, या आपको लगता है कि अभी भी मार्केट में गैप है? नहीं, देयर इज स्टिल अ गैप इन मार्केट, क्योंकि जो हमारे जाइंट्स हैं ना, उसमें उनका एक ये है कि अब वी हैव जेन जीज, वी हैव जेन अल्फास, उनका दे हैव अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, और द बेस्ट पार्ट अबाउट देम ना, द स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स, ठीक है। तो व्हेनेवर दे सी ना कि अच्छा कि स्टार्टअप ब्रांड है, उसमें आई वुड रिकमेंड दोज गर्ल्स, उन लड़कियों को, उन खवातीन को, कि वो पर्सनल ब्रांडिंग करें। अगर लोग आपको देखेंगे सोशल मीडिया पे, आपको पहचानेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपसे बाय करेंगे। हाउ एनीवन कैन स्टार्ट हिज पर्सनल ब्रांडिंग? यू कैन यूज, अच्छा प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन यूज लिंक्डइन, यू कैन यूज इंस्टाग्राम, फेसबुक। अच्छा, इफ यू हैव योर, अगर हम फैशन की बात करें, फैशन इंडस्ट्री की या ब्यूटी इंडस्ट्री की, कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट है या कोई आपका पैरल ब्रांड है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक। मैंने टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा सेल्स होती हुई देखी है, ठीक है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दीज 3 प्लेटफॉर्म्स, और अब तो इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन भी आ चुकी है, तो यू कैन अर्न फ्रॉम दैट टू, मतलब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से भी अर्न कर सकते हो। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे किसी को सजेस्ट करना चाहें कि उसको मतलब फैशन इंडस्ट्री में कौन सी प्रोडक्ट को लेके अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए, तो वो क्या होगी? फैशन इंडस्ट्री में कौन सी प्रोडक्ट? वो, अच्छा, एक इंसान का अपना पर्सनल टेस्ट भी होता है। पहले तो आई वुड रिकमेंड एनीवन टू डू सम R&D। उसमें जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो आई बिलीव है ना, दैट इज Pinterest। Pinterest में यू कैन सर्च सम, और आपको बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं। और उसमें यू कैन गो फॉर फ्यूजन। फ्यूजन इज सेलिंग अ लॉट। घर बैठने वाली औरत भी पहनना चाहती है क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहती है, यूनिवर्सिटी जाने वाली भी, कॉर्पोरेट वाली भी, सो इट विल कवर अ लॉट, एवरीथिंग, तो गो फॉर फ्यूजन। तो इसके लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी? क्योंकि सबसे बड़ी, अगर हम मिडिल क्लास में या किसी लोअर मिडिल क्लास में कोई बंदा अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहता है, तो उसका सबसे पहले जो मसला आता है वो कॉस्ट का आता है। तो कितने पैसों की ज़रूरत होगी? अच्छा, अपैरल ब्रांड बनाने के लिए ना 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। एक तो आपका मार्केटिंग आ जाता है, जिसमें आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी है, ठीक है, ये आ जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर ऑपरेशंस आ जाते हैं। सो ये 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं। हम हमेशा कॉस्ट को इनमें डिवाइड करते हैं। तो मैं कोई एक स्पेसिफिक फिगर तो नहीं देना चाहूँगी, बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमारे पास ये कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना होता है इन्वेंट्री के लिए। लेकिन मैं एक सजेशन जरूर दूंगी कि डू नॉट बिल्ड अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री। आपके पास ऑर्डर आए तो आप उसको बनवाओ और उनको सेल करो, और अपने क्लाइंट को पहले बता दो कि मैं आपको आपका आर्टिकल विद इन 3 to 4 days सेल नहीं करूंगी, आई एम गोइंग डिलीवर नहीं करूंगी, मैं आपको ये 15 days में डिलीवर करूंगी, क्योंकि एक आर्टिकल को ना बनने में कोई 10 days लग जाते हैं। अपने सप्लाई चेन के इश्यूज के ऊपर जरूर वर्क करें, क्योंकि सब हो जाता है। व्हाट मेक्स अ ब्रांड लूज ना या फेल इज द सप्लाई चेन। तो आपको, जिस तरह आपने खुद ही बात की, कस्टमर लूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं ब्रांड्स के, तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी मेन मिस्टेक है जो ब्रांड्स कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका कस्टमर लूज हो जाता है? वो ना एक कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मतलब हाउ अ पर्सन फील्स व्हाइल वेयरिंग योर ब्रांड। मतलब मैंने एक कपड़ा पहना हुआ है, मैं इसको पहन के क्या महसूस कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। और वो एक्सपीरियंस तब होगा जब स्टोरी टेलिंग होगी। आपने बैक ऑन सोशल मीडिया खुद को क्या बताया हुआ है, लोग आपकी स्टोरी देखेंगे, आपको पहनेंगे, तो बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंड ना, ठीक है। तो मेंटल गेम है, लोग परसीव करते हैं आपको, वो देखेंगे, आपसे परसीव करेंगे, इमोशनली कनेक्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है ना, एंड उसके बाद ऑब्वियसली क्वालिटी तो बहुत मैटर करती है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है, तो कोई इंसान आपसे एक दफा तो परचेज कर लेगा, लेकिन वो आपका एक सस्टेन ग्रोथ नहीं होगी। ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू। ठीक है, जिस तरह आपने कहा कि मैं फिगर नहीं देना चाहूंगी, लेकिन मैं आपको फिगर देता हूँ कि मैं आपको 5 लाख रुपया देता हूँ, तो आपको एक ब्रांड जीरो से स्टार्ट करना है और उसको स्केल करवाना है, तो कैसे आप उसका रोड मैप बनाएंगे? So firstly, I will select the product. ठीक है, for example, let's pick the fusion, Eastern Western का mix, corset sets, क्योंकि they are very like trend में भी हैं and everyone likes them. ठीक है,
मैंने फ्यूजन पिक कर लिया, उसके बाद आई विल मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड ना हो, उसका डिज़ाइन अच्छा हो लेकिन सिंपल हो, ताकि मुझे स्टिचिंग की कॉस्ट ना पड़े बहुत ज़्यादा, मेरा स्टिचर मुझसे बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना ले, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डिज़ाइन बना लिए। आई विल रिकमेंड कि आप 5 आर्टिकल्स से ज़्यादा आर्टिकल्स ना बनाएं, ठीक है। फिर उसकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा ना बनाएं, ठीक है। मार्केटिंग के लिए यूज़ AI, खुद मार्केटिंग करें, खुद पर्सनल ब्रांडिंग करें। सबसे पहले तो खुद को सोशल मीडिया पे दिखाना शुरू करें। योर फर्स्ट स्टेप शुड बी कि आपने सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी है। 5 to 6 मंथ्स आप अपनी ब्रांडिंग करें अच्छे तरीके से, ताकि लोगों को पता चले दिस इज दिस पर्सन दैट एग्जिस्ट, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी मैटर करेगी। जिस तरह अगर बात की जाए कि अगर हम अपना सारा बजट अपनी प्रोडक्ट में डाल रहे हैं तो हमारे पास इतना बजट नहीं है मार्केटिंग का, या जिस तरह आप कह रही हैं पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का, हाँ, कि सम टाइम मैं रील्स बना रहा हूँ, मेरी उस टाइप की क्वालिटी नहीं है कि मैं अपनी प्रोडक्ट को उस तरह शो करवा सकूँ, तो आपको नहीं लगता कि इससे हमारा कस्टमर शायद मतलब ख़राब हो जाए? हाँ, ऑब्वियसली, मतलब मुझे लगता है आजकल सबके पास फोन्स हैं और सबके पास ऐसे फोन्स हैं कि उनमें से पिक्चर्स वीडियोस अच्छी आ जाती हैं। और नहीं तो फिर यूज़ करें अपना ब्रेन, और आप सनलाइट के नीचे जाके ना, अगर आपकी फ़ोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो यूज़ सनलाइट। आपके पास रिंग लाइट नहीं है, आपके पास वो दूसरी वाली लाइट्स नहीं है ना, स्टूडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, यूज़ सनलाइट, ठीक है। उसको यूज़ करके आप बहुत अच्छे एस्थेटिक पिक्चर्स। क्या हम अपनी प्रोडक्ट को AI के थ्रू प्रेजेंट करवा सकते हैं? Yes, yes, yes. A lot of brands are doing it. Limelight is doing it. Sync is doing it. It's a brand of J Dot. ठीक है, वो ये कर रहे ये हैं। इतने बड़े ब्रांड, इनके पास तो स्टूडियो वगैरह और प्रॉपर लाइटिंग सेटअप और Yes, बाकी अच्छा, चीजें why भी J Dot का अगर आप देखें तो उनका फेसलेस कंटेंट है, क्योंकि जुनैद जमशेद ही वाज अ बिल्कुल रिलीजियस ऐसा, पर्सन। ऐसा। अब उन्होंने अपना वेस्टर्न वेयर निकाला है। इट इज अ लॉट ऑफ वेस्टर्न वैसे तो बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उसको फेसलेस रखा है, उन्होंने उसको मैनिक्विन्स पे रखा है, डमीज पे रखा है, और वो उन्होंने AI के थ्रू जनरेट करवा के ना इमेज को, तो उन्होंने सारा अपने स्टोर पे लगाया हुआ है। लाइमलाइट इज डूइंग द सेम। उन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग की है, मॉडल्स की कॉस्ट निकाल दी है, मार्केटिंग की कॉस्ट निकाल दी है। दे आर डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम AI। तो कस्टमर बिलीव करता है AI की? हाँ, लाइमलाइट का एक नाम बन चुका है, बिल्कुल ठीक है, तो पीपल आर बिलीविंग इन लाइमलाइट। मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक ब्रांड जिसका नाम तो बन गया, हाँ। वो तो अब कुछ भी यूज करे, उसका कस्टमर तो बना हुआ है। हाँ, लेकिन एक मैं हूँ जो अभी जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो मैं अगर स्टार्टिंग पे ही AI को या ऐसी चीजें यूज कर रहा हूँ जिससे कस्टमर को, आई थिंक अगर आप AI यूज करते हैं तो वो आपकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देगा, लेकिन जब उसको फाइनल प्रोडक्ट पहुंचेगी तो इससे वो खराब नहीं होगा कस्टमर। अच्छा, AI को भी ना आप यूज करें, बट यूज इट विद ब्रेन, ठीक है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट थोड़ी ना करना होता है हमने। यू कैन ऑलवेज गिव अ गुड प्रॉम्प्ट टू AI, तो वो आपको ना ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही अमेजिंग किस्म का एक ना इमेज जनरेट करके दे देगा। आप पिक्चर लें अपने प्रोडक्ट की, आप AI को दें, उसको प्रॉम्प्ट दें, उसको बताएं कि इसको आपने नेचुरल रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी में करना। और जब वो एक नॉर्मल नेचुरल किस्म का प्रोडक्ट होगा लेकिन थोड़ा बेहतर होगा आपकी फोन की इमेज से, तो पीपल वुड बाय। लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। आप सोशल मीडिया पे नहीं है, फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे नहीं, नो वन नोज यू, आपने अपना ब्रांड बिल्ड कर दिया, कोई आपसे क्यों खरीदेगा? आपका तो कोई ट्रस्ट ही नहीं है ना, वर्ड ऑफ माउथ ही नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, व्हाई वुड समवन बाय फ्रॉम यू? अगर आपके अपने एक्सपीरियंस की बात की जाए, आपने सिर्फ किसी के पर्सनल ब्रांड को देखते हुए कभी कभी प्रोडक्ट खरीदी है? यस। वो क्या चीज़ है ऐसी जो अट्रैक्ट करती है पर्सन को? अगर किसी को हम विजुअली देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या टिकटॉक पे, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं जो सबसे ज़्यादा किसी के ब्रेन पे इम्पैक्ट कर सकती हैं? मार्केटिंग टेक्निक, अच्छा, उसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये बड़ा वास्ट टॉपिक भी है, लेकिन आई वुड कंक्लूडेड इन अ वे कि मतलब कीप योर सेल्फ नीश स्पेसिफिक थोड़ा सा व्हेन इट कम्स टू योर ब्रांड्स, ठीक है। यू कैन मेक योर मल्टीपल अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ ना, आई हैव मल्टीपल हैट्स, तो अब जब मैंने अपनी बिजनेस मार्केटिंग रेलेवेंट चीज़ें बतानी होती है ना, तो आई हैव अ सेपरेट प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन पे। I tell people how to do marketing, how to do business development, how to scale your brand. But when it comes to Instagram and Facebook now, for me they are more about like for my fashion brands, for my beauty product, because वहाँ की audience मेरी ऐसी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपके business relevant लोग नहीं हैं, but I think people वहाँ पे लोग they prefer इस तरह का content, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यू जनरेशन है वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह मैंने आपकी भी मतलब वीडियोस देखी हैं, आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, तो आपको लगता है कि इंस्टाग्राम एक फुल बिजनेस मॉडल बन सकता है? यस, बिल्कुल बन सकता है। यू कैन, इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती है। एक तो ये कि मोनेटाइजेशन है, यू कैन अर्न फ्रॉम योर ओन पर्सनल ब्रांडिंग। आप अपनी रील्स डाल रहे हो, बट मेक श्योर ऐसा नहीं है कि आप बस हर रोज़ बैठ के सुबह शाम रील्स एंड कैरोजल्स एंड पोस्टिंग, नो, इट्स नॉट लाइक दैट।
पोस्ट, बट थोड़ा सा आप क्वालिटी कंटेंट डालने की कोशिश करो. बाय क्वालिटी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर कैमरा एंड ऑल स्टफ. बाय क्वालिटी आप वहाँ दिखा क्या रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आप ये दिखा रहे हैं कि मैंने किसी का जूता छुपा लिया है एंड दिस इज माई रील. मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारा सोशल मीडिया का इस तरफ है. ब्लॉगर्स हैं जो ये कर रहे हैं. इट्स वेरी इरिटेटिंग कंटेंट. और लोग उसको भी देखते हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट कीप योर कंटेंट क्वालिटी का कंटेंट. ठीक है. तो उसके अलावा आपके कंटेंट से यू कैन, उसके अलावा मेटा एड्स एंड ऑल, ये तो एक अलग बिजनेस मॉडल है ही, जो कि सारी ई कॉमर्स स्टोर, चाहे वो फिर फैशन इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट है, वो तो फिर सभी कर रहे हैं वहाँ पे. तो you have a experience in both market, like e-commerce का भी आपको एक्सपीरियंस है, सर्विस इंडस्ट्री का भी आपको एक्सपीरियंस है. तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने इन दोनों इंडस्ट्री में ऑब्जर्व किया है कि ई-कॉमर्स ज़्यादा बेहतर है या सर्विस इंडस्ट्री? अच्छा, अगर आपको इंस्टेंट बिजनेस चाहिए, लाइक आपको कैश फ्लो चाहिए, यू वांट कि मुझे पैसा चाहिए और थोड़ा जल्दी भी चाहिए, तो गो फॉर सर्विसेज. ठीक है. वहाँ पे यू हैव स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स, गो टू देयर. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम IT इंडस्ट्री की बात करें, उसकी सर्विसेज की बात करें, आपके पास फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे अपवर्क हो गया. ठीक है. उसके अलावा फाइवर हो गया, टॉकटेल हो गया, ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं. उसके अलावा लिंक्डइन है और ईमेल मार्केटिंग है, ये B2B के प्लेटफॉर्म्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आप यू कैन रीच आउट टू पीपल एंड यू कैन हैव अ पीपल, और फिर आपको इंस्टेंट बिजनेस कैश फ्लो आ जाता है. बट व्हेन इट कम टू ई कॉमर्स, वो तो एक प्रोडक्ट है वेयर यू आर सेलिंग अ, वहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेल कर रहे हो, आप उसको इमोशनली सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे आप, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. वहाँ पे आपको एक कम्युनिटी मिलेगी, फिर लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें आएंगी ना, दैट गोज टू दैट साइड. लेकिन अगर शॉर्ट टर्म करना है ना, एंड यू वांट थिंग्स टू बी लाइक दिस, तो गो फॉर सर्विसेज. तो आपको किस चीज़ ने फिर फोर्स किया कि आप ई कॉमर्स में, जब एक अच्छा एस्टेब्लिश बिजनेस में आगे बैठी हुई थी, तो आपको किस चीज़ ने फोर्स किया ई कॉमर्स की तरफ आने के लिए? अच्छा, दैट इज समथिंग लाइक, ये तो है ही, बट व्हाई नॉट यू कैन हैव अ मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू. मतलब दिस इज वन लाइनर आंसर. मतलब यू कैन हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू. तो वी डिसाइडेड, मैं एंड फुरकान ने डिसाइड किया कि यार लेट्स इन्वेस्ट इन अदर इंडस्ट्रीज एज वेल. तो उसमें, सिंस अगेन आई एम अ फैशन गीक, तो मैं सोचा व्हाई नॉट दिस ही. So we started यहाँ से. तो आपके अभी कितने ब्रांड्स इस टाइम रनिंग में हैं? मेरे और फुरकान के we have in combined we have around 10-12 brands. उसमें कुछ अब हमारे पास IT इंडस्ट्री में हैं, some are services, some are products. फिर उसके बाद हमारे पास फैशन इंडस्ट्री में हैं, जैसे कि हमारे ये अपैरल ब्रांड्स हैं. रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में हैं. फिर उसके बाद हमारे पास वर्कवेयर आ जाता है. So that's how it is. अगर मैं आपको थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, जिस तरह एज ए वुमेन अपनी मतलब फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करना, वर्क लाइफ को भी बैलेंस करना, तो ये कितना डिफिकल्ट हो जाता है एक वुमेन के लिए? आपने मेरे दिल का सवाल पूछ लिया. अच्छा, ये बहुत एक ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल काम है. यू कैन नेवर बी फुली अवेलेबल टू एवरीथिंग. तो समटाइम्स इट्स माई फैमिली दैट इज माई प्रायोरिटी एंड समटाइम्स इट्स माई बिजनेस दैट इज माई प्रायोरिटी. तो कभी मैं ये करती हूँ कि मैं ज़्यादा फोकस हो जाती हूँ. जब मुझे लगता है ना कि अच्छा बिजनेस इज लाइक थोड़ा सा डाउन जाए, तो मैं इस पर फोकस हो जाती हूँ. और जब मेरे साथ में ऑब्वियसली फुरकान है, अजलान है, फैमिली है, तो कभी उन पर फोकस हो जाता है. सो इट्स लाइक समटाइम्स इट्स 30/70, sometimes it's 60/40, and it's never 50/50. But ये कभी हो ही नहीं सकता. You can never make it. तो आप ये सोचना, to all the women out there, आप ये सोचना छोड़ दें कि आप you can do everything like this. एक तो आप वंडर वुमेन नहीं है, दूसरा आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते. So do wherever and however you are comfortable. ठीक है. अच्छा मिस, अगर बात की जाए जिस तरह सर्विस इंडस्ट्री में AI आई है और काफ़ी ज़्यादा जॉब्स चली गई हैं, तो आपको लगता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी ऐसा होगा कि AI के आने से जॉब्स जाने का खतरा है इसमें? ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो चुका है. AI ऐसा नहीं कि सिर्फ IT इंडस्ट्री के ऊपर ही AI है, ये हर जगह है. लाइक दिस इज एवरीवेयर. पीपल आर ट्राइंग टू मेक देयर प्रोसेसेस फास्टर विद AI एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स फास्टर. ठीक है. And with the better quality as well, obviously. It's up to you how good you are at using AI. Fashion, you can have a lot of tools for designing your product. Fashion designers की अब लिमिट कम होती जा रही है. You do not need a lot of fashion designers. जहाँ पे पहले अगर आपको कोई 10 fashion designers चाहिए थे, now you need only 5. So I think it's impacting यहाँ भी. लेकिन वो 5 है ना, they are AI enabled people. ठीक है. उनको पता है कि how they can make their work better and faster with AI.
So that is how it is. And not only fashion designing, operations may be, inventory management may be, there are products, there are tools that are making things easy for people. And being business owner ना, मैं भी यही चाहूँगी कि मेरे कॉस्ट कम लगे और मेरे प्रोसेसेस फास्ट हों एज कम्पेयर टू कि मैं पुरानी चीज़ों को घसीटती रहूँ स्लो. इंटरेस्टिंग। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं पे ह्यूमन टच जो होता है वो लाजमी हो जाता है? जिस तरह अगर किसी आर्टिस्ट की बात की जाए, कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मतलब जिनकी टेक्सचर्ड या जिनका मतलब हैंडमेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वो एआई को भी नहीं यूज़ कर रही। तो आपको भी लगता है कि किसी जगह पे कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन टच लाजमी है एआई के होते हुए भी? हमारे पास जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया ना कि पहले 10 फैशन डिजाइनर चाहिए थे, 5 चाहिए, लेकिन वो जो 5 है ना वो एआई को यूज कर रहे हैं, बट देयर इज देयर ओन क्रिएटिविटी एज वेल. उनकी अपनी क्रिएटिविटी भी है. दे आर यूजिंग इट एंड दे आर ब्लेंडिंग इट विद द एआई. ठीक है, ताकि वो जो काम पहले अगर 8 आवर्स में कर रहे थे ना वो 4 आवर्स में कर लें. तो ये इस तरह से होता है. ह्यूमन क्रिएटिविटी तो ऑब्वियसली अभी एआई कैन नॉट मैच इट फिलहाल राइट नाउ. फ्यूचर में ऑब्वियसली आई थिंक इट कैन, बट अभी तो ऐसा नहीं है. तो अभी ऑब्वियसली जो डिजाइनर का एक थॉट प्रोसेस होता है ना, वो अपना विजन जो है ना बेसिकली वो एआई टूल को देता है एंड देन एआई टूल उसको प्रोसेस करके सारी चीजें बता रहा होता है. डिजाइनर की कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन चल रही होती है एआई के साथ. दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो अभी हमने जिस तरह काफ़ी पर्सनल ब्रांड को लेके बातें की हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे पर्सनल ब्रांड? यार इफ यू नीड अ कम्युनिटी ना तो यू नीड पर्सनल ब्रांड. ठीक है, और एंडलेस अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपके पास. इससे यू हैव आपके पास कम्युनिटी आ जाती है, आपके पास नेटवर्क आ जाता है. और अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो ना तो यू कैन इजीली सेल इट, क्योंकि लोग आपको जानते होंगे ना सोशल मीडिया पे. वो कहेंगे अच्छा ठीक है दिस XYZ पर्सन, अगर वो कोई टेक इन्फ्लुएंसर है, वो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है, वो फैशन इन्फ्लुएंसर है, या वो हेल्थ इंडस्ट्री में है, इफ पीपल नो यू ना तो दे विल बाय फ्रॉम यू. तो आपके अपने पर्सनल ब्रांड है, जिस तरह आपके भी मतलब अब माशाल्लाह काफ़ी फॉलोअर्स हैं, तो आपके अपने पर्सनल ब्रांड ने कितना इम्पैक्ट किया आपके बिजनेस को? काफ़ी ज़्यादा. इट हैज़ इम्पैक्टेड अ लॉट, क्योंकि लोग देखते हैं, दे हैव आइडिया अच्छा दिस इज दिस पर्सन, अच्छा एंड शी इज़ डूइंग दिस. तो जब वो देखते हैं ना तो व्हेन दे सी इट दे बिलीव इन मी. तो आपको नहीं लगता है कि समटाइम हम व्यूज़ के लिए या किसी इन चीज़ों के लिए काफ़ी क्रिंज कंटेंट की तरफ भी मूव कर जाते हैं कि समटाइम हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, हम कहते हैं यार इस तरह का कोई स्टेप ले लो? तो आपको क्या लगता है कि कंटेंट आपको अपना ही पाथ फॉलो करना चाहिए या समटाइम व्यूज़ के लिए इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल कंटेंट? बिल्कुल ऐसे. अच्छा, कंट्रोवर्सी नेगेटिव का एक नेगेटिव मार्केटिंग होती है, एक पॉजिटिव मार्केटिंग होती है. जैसे इफ वी टॉक अबाउट सहीफा जब्बार, तो शी इज डूइंग नेगेटिव मार्केटिंग अबाउट हरसेल्फ, और उसने कितना ज़्यादा खुद को मार्केट में अप कर लिया है. लाइक कौन नहीं जानता कि उसके 2 ब्रांड्स हैं, फूड ब्रांड्स हैं. ठीक है, तो दैट इज़ वन वे. एंड द अनदर वे इज लाइक पॉजिटिव, जिस तरह आप कर रहे हो. तो इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस. लेकिन सहीफा जब्बार इज रियली गुड एट डूइंग इट. क्रिंज कंटेंट जो है ना, जो हमारे बहुत सारे सोशल, आई डोंट थिंक यू शुड डू इट एंड आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म. लोग कुछ टाइम आपको देखेंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, दैट्स इट. लेकिन उससे उनका ब्रांड तो बिल्ड हो गया ना. अभी भी जिस तरह उनका लॉन्ग टर्म बिल्ड नहीं हुआ उनका ब्रांड, उनका बहुत शॉर्ट टर्म हुआ है. और लोग आपके ऊपर इतना बिलीव भी नहीं करेंगे, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, दिस इज द सेम पर्सन है, याद है उसका ये ऐसा फजूल सा कंटेंट था, दे वुड से दिस अबाउट यू. वो ट्रस्ट नहीं करेंगे ना आप पे. आप एक शॉर्ट टर्म थोड़े से व्यूज के लिए क्रिंज कंटेंट तो डाल लोगे, बट इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन पीपल्स ब्रेन. ठीक है, हम बैक टू योर ब्रांड्स, मतलब कि जिस तरह आप अपने ब्रांड्स को एक्सप्लेन करें कि आपने उनको किस उनके पीछे का थॉट प्रोसेस, उन पे कॉस्ट. आई थिंक अगर कि कोई बंदा आपको देख रहा है कि उसको भी पता हो कि हाँ यार अगर मुझे इस लेवल का ब्रांड बिल्ड करना है तो इतनी कॉस्ट मुझे रिक्वायर्ड होगी. और क्या क्या डिफ़िकल्टीज थी जो एज ए विमन आपने फेस की? अच्छा, मेरा जो इफ आई टॉक अबाउट माई किड्स ब्रांड, दैट इज बेसिकली फॉर मैसेज पीपल, जो हमारी लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास पीपल हैं. इट्स फॉर दोज पीपल. ठीक है, बिकॉज आई थिंक दे हैव दिस राइट कि वो एक अच्छा क्वालिटी फैब्रिक पहने, अच्छी कट लाइन्स पहने. ठीक है, तो उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस था वो ये था. उसके अलावा जो मेरा दूसरा ब्रांड था लोकी, दैट इज फॉर लाइक फैशन फॉरवर्ड किस्म के लोग who wants to build good designs with good fabric with good quality. ठीक है, पाकिस्तान में क्योंकि यहाँ पे छोटा सा गैप है या, और वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना एट द सेम टाइम. सो या दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड लोकी. उसका ये थॉट प्रोसेस था. तो जिस जो इश्यूज आए थे ना एज अ वुमेन, वो ये थे कि एज अ फीमेल ना फैक्ट्री जाना
मर्दों के दरमियान में। और समटाइम्स पीपल आपको बहुत, वो जो एक हरेसमेंट वाली चीज़ होती है ना, आपको अनकंफर्टेबल कर देते हैं। बिल्कुल है। ठीक है, अगर वो आपके साथ कुछ नहीं भी करे ना, तो द वे यू सी यू ना, दे सी यू, तो आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हो बीइंग फीमेल। तो यस, फैक्ट्री आना जाना, दिस इज समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, पे इन्वेंट्री के इशूज तो होते ही हैं, सप्लाई चेन के भी इशूज डेफिनेटली आते हैं। तो दीज आर द सम इशूज दैट आई फेस्ड बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर बात करें पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है कि मास ऑडियंस में गैप मौजूद है? मतलब अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो मास ऑडियंस के लिए आपको करना चाहिए, या जो अपर क्लास या मतलब मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए आपको अपना ब्रांड लॉन्च अच्छा, करना चाहिए? जो मैस ऑडियंस है ना, उसके लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या अगर आप मैस के लिए कर भी रहे हैं ना, तो फिर आप अपने आर्टिकल्स बहुत कम रखें ताकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना आए, वरना आपको ना मैसेज के लिए इन्वेंट्री बिल्ड करनी पड़ेगी। आप, अगर आपका फिजिकल स्टोर नहीं है तो आपको रिटेलर्स के पास जाना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान में राजा साहिब है, अल्फतेह है, यूरो स्टोर है, या कारफोर है, इम्तियाज़ है, यहाँ पे जाके अपना प्रोडक्ट यहाँ पे रखवाना पड़ेगा। और उनकी कुछ स्पेसिफिक एमओक्यूज होते हैं, उतना वो आपसे स्टॉक उठाते ही उठाते हैं। ठीक है, और वो फिर सेलिंग की बेसिस पे फिर वो आपके साथ चल रहे होते हैं, जितना बिकेगा उतने पैसे दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए यू नीड इन्वेंट्री। तो मैसेज तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट कीप आर्टिकल्स वेरी लो ताकि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े। जो दूसरे हमारे फैशन ब्रांड्स हैं, उसमें ये होता है कि उसमें आपने अगेन उधर भी आर्टिकल्स कम होते हैं, लेकिन आप ना सेल की बेसिस पे रखते हो। आपके पास जितने ऑर्डर्स आ गए, आपने उतने सेल कर दिए, उसकी बेसिस पे आप रख सकते हो। तो आपने जिस तरह अभी खुद ही बात की फिजिकल स्टोर की भी, आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग में हमें फिजिकल स्टोर की तरफ ही मूव करना चाहिए, साथ साथ अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी चाहिए, या स्टार्टिंग में हमें सिर्फ अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी चाहिए, लेकिन जब आपको लगे कि यार मैं अब इतना स्केल कर गया हूँ, तो फिर आपको फिजिकल आउटलेट की तरफ जाना चाहिए? पहले तो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए। अगेन आई वुड से, जब आपने पर्सनल ब्रांड कर लिया, फिर गो फॉर ऑनलाइन स्टोर। आपने अपना ब्रांड लॉन्च करें, ऑनलाइन स्टोर की तरफ जाएं। फर्स्ट डू एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि इनिशियली ना आपको अपने ब्रांड के लिए प्रोसेसेस बनाने होंगे, और उन प्रोसेसेस को बनने में और चलने में ना टाइम लगता है। इट नीड्स 3 to 6 months मिनिमम। इतना टाइम तो आपको चाहिए ही चाहिए प्रोसेस बना के चलाने में। जब आपके पास इतना टाइम आ गया ना, मुझे लगता है अगर आपके पास पर डे के कोई 500 ऑर्डर्स आ रहे ना, दैट इज द टाइम जब आपको फिजिकल आउटलेट की तरफ जाना चाहिए। और अगर नहीं आ रहे ना, तो फिलहाल आप ऑनलाइन ही रहें, डोंट गो फॉर फिजिकल आउटलेट। अच्छा, हमने यहाँ पे पाकिस्तान में ये भी काफ़ी देखा है, ड्रॉप शिपिंग लोग कर रहे होते हैं काफ़ी लोग। मतलब जिस तरह आपका ही ब्रांड है किडो, लेकिन लोगों ने अपनी मार्केटिंग की हुई है, आपके ब्रांड से चीज़ें उठा रहे हैं और आगे सेल कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है स्टार्टिंग में, वो इस स्टेप की तरफ भी मूव कर सकता है, और जब उसके पास इन्वेस्टमेंट आ जाए वो अपनी प्रोडक्ट बिल्ड कर ले? हाँ, ड्रॉप शिपिंग का लेकिन अब बहुत ज़्यादा रहा नहीं है उसका। आप यू ऑलरेडी नो कि उसका कितना ज़्यादा डाउनफॉल आया है। तो मुझे तो यही लगता है कि गो फॉर योर ओन ब्रांड, अपने ब्रांड की तरफ जाएं। लेकिन जब आपके पास मार्जिन ही नहीं है, मतलब अगर आपके पास उस तरह का बैंक बैलेंस नहीं है कि आप अपना ब्रांड स्टार्ट से बिल्ड कर सकें, क्योंकि अगर आपकी बात की जाए, जिस तरह आपके पास तो मतलब पूरा स्टूडियो है, आपने उसकी प्रॉपर मार्केटिंग की है, लेकिन मैं वही चीज़ें उठा के अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है बजाय इसके कि मैं A to Z अपनी हर चीज़ बिल्ड करूँ ज़ीरो से? हाँ, उसके लिए ना यू नीड प्रॉपर पार्टनर्स। मतलब आपके पास ना ऐसे पार्टनर्स हो जिन पे आप ट्रस्ट कर सको, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट, ये ठेकेदारी वाला, यहाँ पे ना स्टिल देयर इज अ ठेकेदारी सिस्टम फैशन इंडस्ट्री में। यहाँ पे आपको कोई वो पढ़े लिखे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको करेंगे, दे आर ठेकेदार पीपल। तो यहाँ पे यू नीड ट्रस्ट फैक्टर का बहुत इश्यू आता है यहाँ पे। तो उसके लिए ना आई वुड रिकमेंड, अगर आपके पास स्टूडियो नहीं है ना, तो दैट इज फाइन, आप अपने घर बैठ के भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। यू जस्ट नीड अ प्लेन वॉल। घर में खाली दीवारें तो होती ही हैं, लेकिन फिर इन्वेंट्री को सारा मतलब मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना। अगेन अच्छा, इसमें ना दो डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगेन फिर ये वाली चीज़ आ जाती है, अगर आपको शॉर्ट टर्म चाहिए ना, तो यू कैन गो फॉर दिस, बट यू थिंक अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है ना, और मुझे एक लॉन्ग टर्म में बिजनेस चाहिए, क्योंकि कोई भी ब्रांड 1 महीने में 2 महीने में बिल्ड नहीं होता। इट मिनिमम टेक्स 2 years किसी ब्रांड को बिल्ड होने में। ठीक है, और लोगों के ब्रेन में हैमर होने में कि देयर इज दिस ब्रांड दैट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है, तब भी लोगों के ब्रेन में ना हैमर करने में टाइम लगता है। तो इफ इट्स योर ओन प्रोडक्ट ना, तो प्रोडक्ट तो वैसे ही बिल्ड करने में टाइम लगता है। अच्छा, कौन से ऐसे ब्रांड्स थे जिन्होंने आपको भी इंस्पायर किया कि अपना ब्रांड स्टार्ट करने के लिए? इंस्पिरेशनल तो आई मीन
अच्छा, देयर आर सम वुमेन सेंट्रिक ब्रांड्स, जैसे जनरेशन की एक स्टोरी लाइन है कि वो जो है ना गांव की औरतों से कपास चुनवा के एंड ऑल स्टफ, उनका ये स्टोरी लाइन है। जैसे मारिया भी है, शी वर्क्स विद द फीमेल वर्कर्स, जो छोटे छोटे घर की ख़वातीन होती हैं जो काम, वो उनसे काम लेके उन्होंने एक फीमेल का करा था। तो या दे आर लिटिल इंस्पिरेशनल, बट सो फार ऐसा कुछ है नहीं जिसको मैं कहूँ कि मेरे लिए कोई इंस्पिरेशन। मुझे मार्केट में गैप दिखा था, आई सॉ अ गैप। अच्छा, बच्चों के कपड़ों में ये गैप है, ठीक है, हमारे अडल्ट्स के कपड़ों में ये गैप है, तो तब मैंने ब्रांड्स बनाए। इंस्पिरेशन के लिहाज से आई डोंट थिंक देयर इज एनी। अच्छा, अगर आप लास्ट पे अगर आप किसी विमेन को एडवाइस करना चाहें जो अभी अपने मतलब स्टडी वाले कैरियर में है, तो वो चाहती है कि अपना ब्रांड बिल्ड करना या अपना फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती है, तो आप उसे क्या एडवाइस करेंगे? आई वुड जस्ट, मैं ना यूनिवर्सिटी में भी गई थी एक में, तो मैं उनको भी यही कह रही थी कि स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन, स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया, ठीक है। कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है आपको कि आप ना अपना फेस नहीं दिखा सकते, तो यू कैन मेक फेसलेस कंटेंट एज वेल, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम दिस, ट्रस्ट मी, आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी अर्न कर सकते हो। और विद टाइम जब बंदा ग्रो करता है तो आप और भी ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हो, आपको दूसरे ब्रांड्स रीच आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, दे विल पे यू, ठीक है। लेकिन अगर आप फेसलेस कंटेंट बना रहे हैं तो फिर भी आपकी उतनी ही वैल्यू होती है। हाँ, यस, आपका वर्ड ऑफ माउथ होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट कि आप अपने फेसलेस कंटेंट में बेसिकली मैंने बहुत सारे ऐसे फेसलेस कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं, बहुत अमेजिंग कंटेंट होता है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन यूएस, इन यूरोप, इन जर्मनी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे थे कि एक विमेन को फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हो तो कितना उसको वो बैक करता है, मतलब अगर उसको किसी पे रिलाय नहीं करना पड़ रहा, जिस तरह आप हैं, हाँ। आप इस टाइम मुझे लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम वाले पॉइंट पे हैं, तो आपको कितना इस चीज़ ने बैक किया कि मतलब जो आपके आइडियाज़ थे उन पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए या आपके जो समझ लें डिसीजन थे, फिर वो कोई और नहीं ले रहा था, तो आपको लगता है कि ये चीज़ भी इफेक्ट कर रही है पाकिस्तानी वुमेन्स को कहीं? हाँ, ऑब्वियसली आई वोंट से कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को ना लोग बहुत नेगेटिवली भी लेते हैं, बट मुझे लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपने ग्रो करना है ना, तो यू नीड फाइनेंशियल फ्रीडम। आप कब तक कॉर्पोरेट में रहोगे या आप कब तक अपने फादर पे, अपने ब्रदर पे रिलाय करते रहोगे? आई थिंक मुझे लगता है कि ये वो टाइम है कि जब आपको खुद पे वर्क करना चाहिए एंड यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन सेल्फ। व्हाई यू वांट टू डिपेंड ऑन समवन एल्स? व्हाई कांट यू वर्क ऑन लेकिन योर ओन इस चीज़ को पर्सनैलिटी? तो नेगेटिव भी बहुत लिया जाता है ना पाकिस्तान में, क्योंकि हम अगर बात करें अपने मतलब इस्लामिक वे से भी, तो लोग मतलब इस चीज़ को ज़्यादा बैक नहीं कर रहे होते। तो आपको उसकी जो मेजर रीजंस है ना वो ये कि फिर स्पेशली हस्बैंड वाइफ वाला जो स्पाउस वाला रिलेशनशिप है ना, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है। इसमें मैं अपने इनके लड़कियों को भी ये कहती हूँ कि बी फाइनेंशियल, आप फाइनेंशियल फ्रीडम रहो, लेकिन बी वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर द पीपल अराउंड यू, फॉर द मेन अराउंड यू। आप उनको पुट डाउन मत करो। योर फाइनेंशियल फ्रीडम इज फॉर यू, इट हैज नथिंग टू डू विद देम। तो आपने उनको क्यों पुट डाउन करना है? यही मसला आता है ना बेसिकली, कि जब लड़कियां फाइनेंशियली फ्रीडम उनको मिल जाता है तो दे स्टार्ट पुटिंग डाउन देयर ब्रदर्स, देयर फादर्स, देयर हस्बैंड्स। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है दैट इज रॉन्ग यहाँ पे। वो जो फेक फेमिनिज्म है ना, वो वाली चीज़ यहाँ पे आ जाती है। आपको किन किन लोगों ने आपके स्टार्टिंग में बैक किया था कि जिसकी वजह से आप इस टाइम पे इस जगह पे हैं? स्टार्टिंग में माय फादर डेफिनेटली, और शादी के बाद फुरकान। ही वाज लाइक डू व्हाट यू वांट टू डू। कितना सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया, like it's a lot of support। मुझे लगता है कि I am blessed to have मेरे घर में मेरे साथ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं देखती हूँ लड़कियों को, उनको सपोर्ट नहीं मिलती है, वो इतनी पढ़ी लिखी होती है, स्किलफुल होती है, घर बैठी होती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती। और सपोर्ट ना करने की रीज़न ये है क्योंकि हम में से ही कुछ खवातीन ने इमेज इतना ख़राब कर दिया है ना फाइनेंशियल फ्रीडम का, कि फिर जो हमारे मेल्स हैं ना वो बड़े इनसिक्योर हैं इस चीज़ को लेके। फिर वो कहते हैं नहीं तुम काम मत करो, तुम घर बैठो, खराब हो जाओगी। सही है। आप जैसे एज ए CRO आपको कौन सा सबसे ऐसा डिफ़िकल्ट फेज़ था इन्वोज़ोन में जहाँ पे आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी? कौन सा डिफिकल्ट फेज था? जब मैं BD तो बन गई, बिजनेस डेवलपमेंट बन गई, लेकिन जब मैं लीडरशिप रोल में आ रही थी ना, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ। क्योंकि जब आप एग्जेक्टिव लेवल पे काम कर रहे होते हैं ना, आप बस वही सोचते हो जो आपको दिख रहा था, लेकिन जब आप लीडरशिप रोल में आते हो ना, तो आपको एक टीम को लेके चलना होता है। आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपकी टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड भी ना हो बट वो प्रोडक्टिव भी हो। दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज जो मैंने किया था फेस। उसमें थोड़ा सा एज फैक्टर भी आ रहा था बिकॉज आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, ठीक है। मतलब होता है ना विद टाइम थोड़ा मेच्योर होता है।
तो उसमें एक ये चीज़ थी ताकि, और मुझे ये था कि मैं ना थोड़ी सी एग्रेसिव और पैशनेट हूँ, तो मैं थोड़ी एग्रेसिव हूँ काम को लेकर। आई वांट कि जितना काम मैं कर रही हूँ ना, अगर मैं 24 घंटे काम करें, वांट माई पीपल टू वर्क 24 आवर्स। लेकिन मुझे विद टाइम रियलाइज हुआ not everyone is like this, and I have to make sure, because it's like human management ना, कि मेरे से जो काम करे ना वो चौक ना हो रहे हो, वो अंडर प्रेशर ना हो, just because I am workaholic. So this is something, leadership role was a little difficult for me. थोड़ा लीडरशिप रोल को डिस्कस करें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कंपनीज देखी हैं जिनके सीईओज मैन होते हैं, हाँ. लेकिन सम टाइम पे मतलब वुमेन्स किस जगह पे लैग कर रही हैं कि वो अपनी मतलब बड़ी कंपनीज बिल्ड नहीं कर पा रही? I think emotional intelligence is one of the thing that I would highlight here. यहाँ पे क्योंकि मुझे मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस में ना, माई हस्बैंड हेल्प मी अ लॉट, ही इज अमेजिंग पर्सन. तो उन्होंने मुझे बुक्स दी, उन्होंने मुझे बताया कि आपने ह्यूमन रिसोर्सेज, आपने ह्यूमन मैनेजमेंट कैसे करनी है, बिकॉज बिल्डिंग अ कंपनी, स्केलिंग अ कंपनी इज अ लॉट अबाउट ह्यूमन मैनेजमेंट, ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. और वहाँ पे फिर आपके पास 2 जेंडर्स भी आ जाते हैं, वन इज मेल, वन इज मेल थिंक डिफरेंटली, फीमेल्स थिंक डिफरेंटली. तो आई थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग जो कि ना, दैट इज मेकिंग अ वुमेन कि वो इतना स्केल नहीं कर. वैसे तो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन दैट आर लाइक सिटिंग इन अ लीडरशिप रोल, सीईओज हैं या को-फाउंडर्स हैं. तो जिस तरह आपने बताया, मतलब सीआरओ मोस्टली कंपनीज में पाकिस्तान में नहीं होता. तो आपने जब ये रोल मतलब संभाला, तो आपके मतलब क्या माइंडसेट था कि कंपनी को किस तरह बिल्ड करूंगी, या कोई रोड मैप था, या बिल्कुल जीरो से जिस तरह आपने स्टार्ट किया मुझे लगता है, तो क्या माइंडसेट क्या था इसके पीछे? अच्छा, जब मैंने एज ए सीआरओ रोल स्टार्ट किया ना, तो उससे पहले मैं सेल्स का कंपोनेंट और मार्केटिंग का कंपोनेंट देख ही रही थी. सेल्स का मेजरली देख रही थी, मार्केटिंग का बस ओवरलुक कर रही थी, गिविंग आइडियाज, गिविंग फीडबैक्स, इस तरह से. तो मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग का तो आइडिया ही था. बट व्हेन आई केम इनटू दिस रोल ना, तो बीइंग अ बीडी पर्सन, सेल्स पर्सन ना, यूजुअली एवरी बीडी सेल्स यहाँ पे दे वुड रिलेट, they would struggle with the engineering department, IT की बात करूँ अगर तो फिर that is where I wanted कि जो ब्रिज है ना, जो गैप है वो मैं ब्रिज कर लूँ, ठीक है, ताकि जो हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो हमारा डिलीवरी का डिपार्टमेंट है, दे नो कि व्हाट क्लाइंट्स वांट एंड व्हाट सेल्स पर्सन इज थिंकिंग, और सेल्स पर्सन अंडरस्टैंड करे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के क्या ब्लॉकर्स होते हैं या क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, या डिलीवरीज में टाइम, यूजुअली यही होता है ना कि आप टाइमली डिलीवरी नहीं करते, क्वालिटी अच्छी नहीं जाती है और क्लाइंट वो मिस कर जाता है. तो इस चीज़ ने आपको कितना सपोर्ट किया था? मतलब जिस तरह आपका बैकग्राउंड बता रही है सेल्स से था, तो इस चीज़ ने आपको इस रोल में फिट होने के लिए बैक किया? बहुत ज़्यादा बैक किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेल्स पर्सन थी. मुझे एक और चीज़ ने बहुत बैक किया, माई हस्बैंड इज़ अ टेक्निकल पर्सन, फुरकान, ठीक है, क्योंकि अब वो टेक्निकल थे एंड ही नोज एवरी बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट. तो मुझे फिर उनकी वजह से, बात तो हम करते थे आपस में बहुत ज़्यादा, तो फिर मुझे तब आइडिया हुआ था कि अच्छा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ना सारी गलती उनकी नहीं होती है, ठीक है, ये उनकी भी कोई ब्लॉकर्स होते हैं, उनकी भी कोई मजबूरियाँ होती हैं, ज़ाहिर है. तो मुझे वो चीज़ भी बहुत हेल्प की थी, सेल्स एंड माई बैकग्राउंड फ्रॉम फुरकान्स आए. जब फुरकान की आंखों से बैठ के देखती थी ना, तो मुझे चीज़ें सेंस बनाती थी कि हाँ वाकई ये इश्यूज आते हैं. अच्छा, अगर एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें, जो आपका सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो रहा हो क्लाइंट के साथ, क्योंकि आप तो क्लाइंट से खुद डायरेक्टली डील कर रही होती हैं, तो आपको पता है कि हमारी गलती नहीं है, फिर भी क्लाइंट आपको मतलब उस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है. तो कोई ऐसा रियल केस सिनेरियो है? हाँ, ऐसा ये तो रोज का है. सही है. अच्छा, ये हो जाता है, इट हैपेंस. उसमें समटाइम्स ये होता है कि क्लाइंट की गलती होती है, समटाइम्स नहीं होती, लेकिन आई वुड हाईलाइट द वन जिसमें क्लाइंट की गलती थी. So there's this thing happened to us कि जिसमें क्लाइंट की गलती थी एंड शी वाज नॉट विलिंग टू पे. उसने काम करवा लिया था एंड अच्छी खासी अमाउंट थी जिसने पे करनी थी, बट शी वाज नॉट विलिंग टू पे एंड इट टुक अस ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 2 weeks टू कन्विंस हर कि यू नीड टू पे अस. पर हमने उसको काफ़ी ज़्यादा प्रूफ्स दिखाए, चीज़ें दिखाई, सो दैट वी हैव टू कन्विंस हर प्रॉपर. उसकी साइकोलॉजी के साथ खेलना पड़ा था. तो थी भी थोड़ी फीमेल थी, तो थोड़ा सा एज यहाँ पे आ गया कि अच्छा फीमेल है, क्योंकि इनिशियली शी वाज वेरी एग्रेसिव, एंग्री, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता टोन डाउन हो गई थी. तो यस, दैट हैपेंड. सम टाइम यहाँ पे ये भी इशू आ रहा होता है ना कि जिस तरह आप तो इधर डायरेक्टली क्लाइंट से, मे बी उसकी भी आगे टीम हो कि गलती उसकी टीम की हो, लेकिन आपकी टीम पे वो आ जाती है बात सारी. तो इसको हम मतलब किस तरह मैनेज कर सकते हैं? कम्युनिकेशन. अच्छा,
whenever we are, अच्छा उसमें ये होता है कि हम क्लाइंट फेसिंग रोल्स में, मतलब डेवलपर्स हमने सेल किए हुए होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, तो वी मेक श्योर कि हम कम्युनिकेशन रिटन में रख रहे हो। ठीक है, हमने कोई डिलीवरी की है तो हम उसकी डिलीवरी स्टेजिंग सर्वर पे है, या हम उसको वीडियो की फॉर्म में क्लाइंट को दिखा रहे हो कि अच्छा ये डिलीवरी एंड हाउ इज इट गोइंग। ठीक है, और हम डेली प्रोग्रेस क्लाइंट को बता रहे हो। हम मेक श्योर करते हैं कि क्लाइंट हमारे साथ ना कम्युनिकेशन में लूप में हो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि मैटर करती है, ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन। आजकल के क्लाइंट्स ना, ग्लोबल क्लाइंट्स, दे प्रेफर ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन। आप उनको बिल्कुल कम्युनिकेट करके रखें। फॉर एग्जाम्पल दिस बिल्ट जो कि आपने फ्राइडे को डिलीवर करनी थी, बट वो नहीं हुई XYZ रीजन की वजह से, आप क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दो, पहले ही बता दो, क्योंकि पता तो होता ही है कि ये फ्राइडे तक नहीं हो पाएगा काम। आप क्लाइंट को बता दो कि अच्छा फ्राइडे तक नहीं होगा और उसका ये रीजन है, ही इज गोइंग टू अंडरस्टैंड। लोग करते हैं अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं होता कि वो अंडरस्टैंड ना करें। हाँ, अगर आपकी अपनी कोई मिसमैनेजमेंट है, दैट इज अनदर केस, लेकिन डेफिनेटली मेक श्योर कि आप क्लाइंट को लूप में रख रहे हैं, कम्युनिकेट करें, पहले से इन्फॉर्म करें, ओवर कम्युनिकेट करें क्लाइंट के साथ, दे विल बी रियली हैप्पी। तो एज ए CRO ऑफ इन्वोजोन, आप आज से 5 साल बाद इन्वोजोन को कहाँ पे देखती हैं? As a CRO, I see InfoZone as Fortune 100 companies. क्योंकि Fortune 500 वाले client तो हैं, we already have. But I see it as कि हम और ऊपर चले जाएंगे, we would have a better clients, we would have better relationship with clients, हम ज़्यादा expand कर चुके होंगे globally. So yeah. तो it's wonderful meeting with you, but in the last, if any advice you want to give my audience, तो क्या होगी वो? अच्छा, if you want to build your brand ना, तो start with the personal branding and start today. क्योंकि यू कैन नेवर फाइंड अ परफेक्ट टाइम, और ऐसा तो होता ही नहीं अब हम वेट करते रहते हैं हम ये सीख लें तो फिर हम करेंगे, नहीं, आप ना करते करते सीख लें। ठीक है, तो यू वुड लर्न अ लॉट अलॉन्ग द पाथ, तो स्टार्ट टुडे, वट एवर यू वॉन्ट टू डू स्टार्ट टुडे एंड बी कंसिस्टेंट ऑब्वियसली, क्योंकि जब कोई ब्रांड बिल्ड हो जाता है ना, वो बिल्ड तो हो गया, अब उसको जब आप लोग कंसिस्टेंटली चलाओगे नहीं ना, तो वो बंद हो जाएगा। तो बी कंसिस्टेंट। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, और जो भी आपने चीज़ें शेयर करी यकीनन वैल्यूएबल होंगी मेरी ऑडियंस के लिए भी, तो थैंक यू सो मच। Yeah, thank you so much for having me. It was wonderful meeting you. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.